नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बिहार के 17 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया जा चुका है। कौन कौन से उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में होंगे, एक एक करोड़ नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, साथ ही मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट मिला है। वहीं सारण से राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार होंगे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद। तो कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया गया है। वहीं 3 सीटों पर 3 सांसदों के टिकट कटे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर पर आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से और अविनाश भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हैं। 3 ऐसी सीटें जिन पर पुराने जो चेहरे हैं, पुराने जो सांसद हैं, उनका टिकट कट चुका है। किस तरीके से इस लिस्ट को देखा जाए जिस फौज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आज दोपहर में जेडीयू ने अपना लिस्ट जारी किया था, तो अधिकांश पुराने चेहरे पे ही दाव लगाया था और जो कुछ सीट की अदला बदली हुई थी वहाँ पे उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले थे। और बीजेपी की लिस्ट को देख के भी बिल्कुल वैसा ही इशारा मिल रहा है कि बीजेपी ने अपने अधिकांश पुराने उम्मीदवारों पर ही विश्वास व्यक्त किया है। कुछ नाम चौंकाने वाले हैं, जैसे राजभूषण निषाद, जो मुजफ्फरपुर से अभी इसके पहले सिटिंग सांसद थे अजय निषाद, उनके जगह राजभूषण निषाद, उन्हीं के समाज के राजभूषण निषाद को टिकट मिला है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मिथिलेश तिवारी, जो बैकुंठपुर से विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें बक्सर में अश्वनी चौबे की जगह दिया गया। अश्वनी चौबे केंद्र में मंत्री हैं और उनका टिकट कटना थोड़ा हैरान करता है। लेकिन चलिए, औरंगाबाद प्रत्याशी सुशील सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आप पर फिर से भरोसा जताया गया है। किस तरीके से इस लिस्ट में अपने नाम को देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पुनः मुझे एक बार पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, मेरे ऊपर ये भरोसा किया और मुझे सेवा का मौका दिया। तो मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेतृत्व का। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी सेवा दी है और उसी प्रकार से मैं आगे भी अपने औरंगाबाद की जनता की सेवा के लिए संकल्पित हूँ। पार्टी अगर भरोसा जताती है तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है, इसके लिए आप कितना तैयार हैं? देखिए, निश्चित रूप से सही कहा आपने कि पार्टी जब भरोसा जताती है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। जैसे जैसे मेरी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसे जैसे मेरी जीत होती है, जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनती है अपना मत रूपी आशीर्वाद देकर, तो हर बार मेरी जिम्मेवारी और बढ़ी है। तो इस बार फिर एक बार मेरी जिम्मेवारी और बढ़ने वाली है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। और मुझे अपने मतदाताओं पर पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए कि मैंने पूरे सम्मान के साथ अपने लोगों की सेवा की है, अपने क्षेत्र का विकास किया है, अपनी जनता को मैंने अपनी सेवा दी है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ, उनको भरपूर सम्मान देते हुए। तो निश्चित रूप से मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है और इस जिम्मेवारी को मैं स्वीकार करता हूँ। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आनंद के पास एक बार फिर से चलते हैं। आनंद, जिन पुराने चेहरों की अगर बात की जाए, जिस पुराने चेहरों को बदला नहीं गया है, और ऐसे कई ऐसे नाम हैं, अधिकांश ऐसे ही चेहरे हैं जिनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है और इसी टीम के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी होगी। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे, और जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं बता रहा था, तो इस बीच औरंगाबाद के जो उम्मीदवार थे सुशील सिंह, उनसे आपने बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। सिवेश राम छेदी पासवान की जगह, छेदी पासवान सिटिंग सांसद थे, उनके टिकट को काटकर सिवेश राम जो युवा हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा विवेक ठाकुर, जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं, और नवादा से उन्हें बीजेपी ने सांसद का उम्मीदवार बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव में। तो जाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसे नाम है जो थोड़ा हैरान करता है, लेकिन इसकी चर्चा लगातार थी कि बीजेपी कुछ चेहरों को बदल सकती है। बाकी जो भी पुराने छत्रप थे, चाहे आर के सिंह हो या फिर गिरिराज सिंह हो
या फिर राधा मोहन सिंह हो, राजीव प्रताप रूडी हो या संजय जायसवाल हो, ये तमाम वो नाम है, रामकृपाल यादव हैं, जिनके बारे में चर्चा थी कि पाटलिपुत्रा सीट से क्या बीजेपी इस बार कोई उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर रही है। लेकिन तमाम कयासों को खत्म करके बीजेपी ने अपने तमाम चले बिल्कुल आपके पास आनंद आएंगे और एक बार फिर से वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं जिनका टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है। 3 सांसदों का टिकट कटा है। जो 3 सीटें कौन कौन सी है? बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट इस बार कटा है और अश्विनी चौबे के साथ साथ मुजफ्फरपुर से अगर बात करें तो अजय निषाद का टिकट कटा है। उसके साथ साथ सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कटा है। तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर सिटिंग सांसदों का टिकट कटा है और इनकी जगह पर कौन कौन है एक बार फिर से वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो बक्सर से अश्विनी चौबे के बदले मिथिलेश तिवारी इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और सासाराम से छेदी पासवान के बदले शिवेश राम को टिकट दिया गया है। आनंद हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, वही इन 3 सीटों की बात हम कर रहे थे, 3 लोगों की बात कर रहे थे जिनका टिकट काट करके नए चेहरे पर जो दाम है वो बीजेपी ने खेला है। देखिए बिल्कुल राहुल, और सबसे थोड़ा हैरान करता है अश्विनी चौबे को लेके। अश्विनी चौबे को हाई प्रोफाइल नेता माना जाता है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जो जानकारी हमें मिली कि उनके बारे में जो बक्सर से फीडबैक मिल रहा था वो बहुत उत्साहजनक नहीं था और यही वजह है कि इस वजह से उनके टिकट को काट दिया गया। कई सारे नाम की चर्चा इसके पहले भी थी, लेकिन मिथिलेश तिवारी युवा हैं। चलिए बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे। अविनाश भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अविनाश, 3 सीटों पर जो नामों का ऐलान है जो इस 5वीं लिस्ट में शामिल है वो नाम भी अब सामने आ चुके हैं, लेकिन खास दुमका का सीट हो जाता है जो सीता सोरेन बीजेपी में आई, उनको अब जगह मिल चुकी है। कहा जा रहा था कि उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन खुद चुनावी मैदान में उनको उतारा है बीजेपी ने। किस तरीके से इस तीनों नाम को देखा जाए? देखिए, थोड़ा तो चौंकाने वाला जरूर है। और अगर हम इस बात को सबसे पहले देखें कि सीता सोरेन जब बीजेपी में गई उस समय से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन के बीजेपी में जाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं संथाल की राजनीति में सोरेन परिवार के बीजेपी के थ्रू कैसे एंट्री हो सकती है, ये इस बात को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। बहुत दिनों से ये बातें हो रही थी, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही थी। कई बार कई तरह के कयास लगाए गए थे सीता सोरेन को लेकर और अंततः जब वो बीजेपी में गई तब वहां से एक और नया कयास शुरू हुआ था कि क्या सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगी। और ये कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि दुमका से ही हेमंत सोरेन जो कि पूर्व सीएम हैं, इस वक्त जेल में है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही थी कि दुमका से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। अब जबकि सीता सोरेन को बीजेपी ने उतार दिया है, इससे पहले जो सांसद रहे हैं सुनील सोरेन उनको ड्रॉप कर दिया गया है। जो नाम की घोषणा की गई थी उसमें सुनील सोरेन का नाम उस वक्त था, लेकिन अब सीता सोरेन का नाम जुड़ गया है। तब देखना होगा कि फिर अब जेएमएम की तरफ से क्या कुछ विकल्प बचते हैं। क्या परिवार के एक सदस्य बड़ी भाभी के मैदान में उतरने के बाद भी क्या हेमंत सोरेन मैदान में उतरेंगे, या फिर और भी जो 2 नाम की चर्चा हो रही है जेएमएम के अंदर, ये कहा जा रहा है कि अब सब संभवतः ये निर्णय नहीं ले हेमंत सोरेन, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो कौन नाम हो सकते हैं। तो नलिन सोरेन का नाम है, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, शिकारीपाड़ा से विधायक हैं, और हेमलाल मुर्मू जो पार्टी में बहुत दिनों तक रहे और बीच का जो उनका अंतराल रहा वो बीजेपी में गए थे। आपको याद होगा कि चाहे वो लिट्टीपाड़ा के उपचुनाव की बात कर लें या फिर साहेबगंज से चुनाव की बात कर लें, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे लेकिन वो जीते नहीं और वापस उन्हें जेएमएम में जाना पड़ा। अब जरा पीछे आते हैं, धनबाद की अगर हम बात कर लें, धनबाद से पीएन सिंह जो हैं उनको लेकर पहले से ये कहा जा रहा था कि वो उनकी जो उम्र है वो बाधा बन सकती है टिकट के लिए, और वही हुआ। जो नाम सामने आए हैं ढुल्लू महतो के अलावे भी बहुत सारे नाम चल रहे थे, शाम तक और भी कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जबकि ढुल्लू महतो पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है तो आपको इस बात को समझना होगा कि आज जो 3 नाम आए हैं उसमें से मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 नाम, चाहे वो कालीचरण सिंह जो कि चतरा से हैं और ढुल्लू महतो जो धनबाद से हैं, वो बाबूलाल मरांडी के खेमे से हैं। उनकी लॉबिंग जो है वो बाबूलाल मरांडी के थ्रू ही दिल्ली तक हो रही थी। मतलब इस 3 नाम में आप सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी के खेमों को तवज्जो दी गई है, इसे आप समझ सकते हैं। ढुल्लू महतो के धनबाद में आ जाने से मैं ये आपको बता सकता हूं कि यह तय मान के चलिए कि अब जो उम्मीद है, जो INDA जो गठबंधन है उनके तरफ से अब ज्यादा ये कोशिश होगी कि कोई सवर्ण जाति के उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि धनबाद का इतिहास रहा है कि सवर्ण जाति के जो उम्मीदवार रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतते रहे हैं, और अब चूंकि ढुल्लू महतो आ गए हैं तो इसकी संभावना ज्यादा बन जाती है।
चतरा की अगर हम बात कर लें, चतरा से कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में है। सुनील सिंह को लेकर भी ये बातें हो रही थी कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। शाम को आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने सुनील सिंह का वो ट्वीट भी दिखाया था कि उन्होंने किस तरह से 10 साल तक जो काम किए हैं उसको लेकर धन्यवाद दिया, आभार जताया, और उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि उनका नाम कट चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि INDI जो गठबंधन है उसके तरफ से जिस तरह से मंत्री सत्यानंद भोक्ता वहां लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया गठबंधन के अंदर कि कौन होगा। इस बीच जैसा कि आपने कहा और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बिहार से 3 सांसदों का जो सिटिंग सांसद है उनके नाम कटे। अगर हम झारखंड की बात कर ले तो 4 सांसद हो जाते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले जयंत सिन्हा जो हजारीबाग से हैं उनका नाम कटा था और वहां से मनीष बिल्कुल। तो कई ऐसे पुराने चेहरे जिनको जगह इस बार नहीं मिली है। एक बार आनंद के पास भी आ जाते हैं। आनंद, यहाँ भी बिहार से भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह नहीं दी गई। अश्विनी चौबे जहां से मिथिलेश तिवारी अब चुनावी मैदान में होंगे, अजय निषाद का टिकट कट गया। अब इन नए चेहरों को लेकर के अगर बीजेपी मैदान में उतरी है तो कितनी बड़ी चुनौती इन कैंडिडेट्स के लिए भी होगी, और ये नए जो चेहरे हैं वो कितना चौंकाने वाले हैं, या फिर ऐसा माना जाए कि बीजेपी ने सोच समझकर इन पर भरोसा जताया है? नहीं, देखिए राहुल, जातीय समीकरण को ध्यान में रख के भी कई बार उम्मीदवार उतारे जाते हैं और इस बार भी तस्वीर बिल्कुल वैसे ही है। नवादा, जहां पे माना जाता है कि भूमिहार बहुल इलाका है और वहां पे यादव उम्मीदवार और भूमिहार उम्मीदवारों में हमेशा लड़ाई रही है, लेकिन इस बार वहां पे विवेक ठाकुर को उतार कर उन्होंने भूमिहार समाज को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। इसके पहले आपको याद होगा कि नवादा से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हुआ करते थे जो लोजपा में थे, लोजपा चिराग में, लेकिन बाद में पार्टी को छोड़कर उन्होंने पशुपति कुमार पारस का दामन थामा। इस बार उनका टिकट कट गया क्योंकि वो बीजेपी के पाले में चला है। मिथिलेश तिवारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और युवा हैं, तो पार्टी ने अश्विनी चौबे पर उन्हें प्रेफर करके जो बक्सर में उतारा है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। युवा चेहरे के साथ साथ ब्राह्मण के उम्मीदवार को ब्राह्मण उम्मीदवार से ही काटा। सिवेश राम जो मुनीलाल जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं उनके बेटे हैं और सासाराम से उन्हें उतारा, वो भी एक युवा नेता है। वहाँ पे मुरारी गौतम जो कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए थे, उनके बारे में चर्चा थी कि मुरारी गौतम भी उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन अंत में सिवेश राम को टिकट मिला। तो समीकरण को देखकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पूरी लिस्ट देखते हैं तो उसमें सवर्ण समुदाय के उम्मीदवारों की संख्या ठीक ठाक है। उसके अलावा लगभग 3 OBC और इसके अलावा अति पिछड़ा को भी जगह दी गई है। तो बीजेपी ने जो समीकरण साधा है, जैसे कि मैंने आपको दोपहर में बताया था कि जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों के बहाने एक खास जातिगत गणना के बाद जो परिस्थितियां उभरी है उसके माध्यम से उन्होंने उस समाज को मैसेज देने की कोशिश की। बीजेपी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और जातिगत गणना के बाद जो परिस्थितियां उभरी है बिहार में, उसको देखते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और चुनावी मैदान में उतरा है। तो अब तमाम जो एनडीए के घटक दल है, बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हो गई, जेडीयू की तरफ से लिस्ट जारी हो गई, हम पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा, चारों ने अपने जारी कर दिए। अब निगाह टिकी हुई चिराग पासवान के कि वो अपनी लिस्ट कब जारी करते हैं, लेकिन बीजेपी की इस लिस्ट ने साफ कर दिया कि बीजेपी ने अपने पुराने जो चेहरे थे उन्हीं पर दाव लगाया है और कुछ परिवर्तन किया है, जिसमें बुजुर्ग नेताओं के बहाने युवा नेताओं को तरजीह दी गई है ताकि आने वाले समय में बीजेपी को भी उसका फायदा मिल सके। तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम समीकरण को देखते हुए बीजेपी की लिस्ट को माना जा सकता है राहुल कि बीजेपी ने कोशिश की है संतुलन बनाने की। और पुराने उम्मीदवारों पर इसलिए भी दाव खेला गया है कि चूंकि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो न जेडीयू ने और न ही बीजेपी ने कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। उसकी पूरी कोशिश है कि भाई हमने जो सिटिंग सांसद दिया है, 5 साल में उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम किया, उसी का इनाम उन्हें फिर से टिकट देकर दिया गया है। और जिन सांसदों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा उनका पत्ता कट गया। इस अगर लिस्ट को देखें राहुल तो वैसे ही समझा जा सकता है। फिलहाल अब जो जिनका टिकट कटा है उनका रिएक्शन क्या होगा ये कुछ घंटों में ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आज जेडीयू ने जिन सांसदों का टिकट कटा उसमें से किसी का रिएक्शन नहीं आया। तो एनडीए में एक चीज देखी जा रही है कि जिन सांसदों का टिकट कटा है उनका रिएक्शन तीखा नहीं आया अब तक। अब कल क्या परिस्थितियां होती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो तय है बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके एनडीए की तरफ से एनडीए ने एक एज ले लिया है, चूंकि महागठबंधन की तरफ से टुकड़े टुकड़े में सांसदों का नाम, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है, लेकिन एनडीए ने थोक
सुबह में एक साथ ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की और पहला एज लेने की कोशिश की है। राहुल, चलिए बिल्कुल, तो उनका रिएक्शन क्या आएगा इस पर भी इंतजार है, लेकिन उस रिएक्शन की बात हम झारखंड से भी परिप्रेक्ष्य में कर लेते हैं कि पीएन सिंह का टिकट कटा, सुनील सोरेन का टिकट कटा और चतरा से जो सिटिंग सांसद है उनका भी एक एक्स पर पोस्ट सामने आता है, धन्यवाद वो देते हैं। तो क्या ये माना जाए कुछ नाराजगी भी सामने आएगी अविनाश, या फिर उन्हें पता था कि नहीं हमारा टिकट इस बार कटने जा रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरह से सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो मैसेज दिया, उससे मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई नाराजगी अब सामने आने वाली है। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि पीएन सिंह को लेकर, जो धनबाद के सांसद हैं, लगातार वो जीतते रहे, उनको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा कि वो उनकी प्रतिक्रिया किस रूप में आती है। हालांकि वो इस बात को समझ रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 दिनों के उनके कार्यक्रम को देखें, धनबाद से लेकर निरसा तक, वो लगातार जिस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे और जो मैसेज दे रहे थे, और एक खेमा कहीं ना कहीं जब से उन्हें होल्ड पर रखा गया, होल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार 11 नामों की घोषणा एक साथ की गई थी झारखंड में, लेकिन 2 नाम जो हैं वो चतरा और धनबाद की अगर हम बात कर लें तो वो नहीं हुआ था। तो ये कहा जा रहा था कि उस पर कुछ भी हो सकता है और वही हुआ। लेकिन इस बीच एक मैसेज जरूर आया था कि पीएन सिंह के तरफ से एक खेमे का ये दावा भी था कि हो सकता है कि उन्हें रिपीट किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। और ढुल्लू महतो आए हैं, बिल्कुल आपके पास आएंगे। रामकृपाल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने, और जैसे ही अमित शाह पहुंचे भी थे पटना, काफी साथ साथ आप लोग नजर आ रहे थे। अब किस तरीके से देख रहे हैं, एक बार फिर से मौका मिला है? मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का और गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के प्रति और राज्य नेतृत्व श्री सम्राट चौधरी जी प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पुनः एक बार मुझे मेरे ऊपर आभार ये विश्वास व्यक्त किया है। और साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है, और उसी के परिणाम स्वरूप पार्टी ने मुझे एक बार पुनः पाटलिपुत्रा की जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जनता ने विश्वास किया, मैं लगातार 10 सालों से उनके विश्वास पर खड़ा उतरा हूं, और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि उनका स्नेह समर्थन मिलेगा, और निश्चित तौर पर उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सुख दुख की चिंता मैंने की है। और भी आगे मोदी जी का जो विजन है विकसित बिहार और विकसित पाटलिपुत्रा करने का, उस संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करेंगे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद का एक बड़ा मुद्दा लेकर के लोगों के बीच जाते रहे, परिवारवाद पर हमला वो करते रहे। आपकी सीट की अगर बात करें तो अपने विपक्षी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो विगत 10 वर्षों से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, सिद्धांत, कमिटमेंट, राष्ट्र सेवा और मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल मैंने करीब से देखा, उनके कैबिनेट के एक सदस्य होने के हैसियत से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 35 साल की राजनीति में तो कभी मुझे मौका नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को विश्वास करके मोदी जी ने जो अवसर प्रदान किया है, मैंने देखा है करीब से उनको, उनके विजन को, उनकी चिंता को, उनकी कटिबद्धता को, उनकी ईमानदारी को, उनके निष्ठा को। और पूरे 10 साल में मैं समझता हूं कि हमारे पाटलिपुत्रा, हमारे बिहार के जनता की सेवा में बहुत कुछ करने का काम किया, और देश की उन्नति और तरक्की में, देश को ऊंचाई पर ले जाने में, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और परिवारवाद पर लगातार चोट करने का काम किया है। और मैं यही कारण है कि आज मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एनडीए के प्रति लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से हमारे जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जिनको अपनी चिंता नहीं है, जिनको जिनको बिहार की चिंता नहीं है, इन लोगों को अपने परिवार की चिंता है, चाहे राष्ट्र का नेतृत्व हो कांग्रेस पार्टी या हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, ये केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। और बिहार की चिंता बहुत लंबे काल तक इन लोगों को सत्ता में बिहार की जनता ने बैठा कर रखने काम किया, मगर जनता के उस 15 साल के विश्वास पर कुठाराघात करने का काम किया।
देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक कुठाराघात किया है, देश को लुटवाया है, और प्रदेश में भी जो यहाँ नेतृत्व है राष्ट्रीय जनता दल खास तौर पर, उसने बिहार को बर्बाद किया है, चौपट किया है और परिवार को आगे करने का काम किया है। ये सामाजिक न्याय के योद्धा हुआ करते थे। मैं सामाजिक न्याय केवल वो बोलने के लिए रह गया, ये पारिवारिक न्याय में लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा, बिहार की जनता देख रही होगी, सिर्फ परिवार, बिहार की चिंता नहीं है, गरीब गुरबा की चिंता नहीं। गरीब गुरबा का वोट लिया मगर उनके साथ धोखा ही धोखा दिया। पर मोदी जी ने जो कहा तो करके दिखाने का काम किया, आज राहत महसूस कर रहा है देश का आवाम, किसान, मजदूर और सभी जाति, सभी धर्म वर्ग के लोगों ने पूरा विश्वास देने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है और एनडीए के प्रति जो विश्वास है जनता का, बिहार का और देश का, निश्चित तौर पर 400 पार होगा और हमारी जीत होगी। बिहार में 40 में 40 सीट आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत है। मैं जो देख रहा हूं ग्राउंड पर, जो एक आकर्षण देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, अद्भुत आकर्षण है। और देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखिएगा जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो 400 पार होगा और बिहार में 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समक्ष बिहार की जनता देने का काम करेगी, पाटलिपुत्र सहित, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, शुक्रिया रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक कैंडिडेट्स जिनको मौका मिला है उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो देखिए, 17 सीटों पर जो ऐलान है वो किया गया है। तो देखिए, एक एक उम्मीदवारों के जो नाम के ऐलान है वो किए गए हैं और उस एक एक उम्मीदवार के नाम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो राधा मोहन सिंह की बात करें जो पूर्वी चंपारण से है, इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रदीप कुमार सिंह जो अररिया से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इसके साथ साथ शिवेश राम है और कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर नई जो जिम्मेदारी है वो दी गई है और नए चेहरों को जगह दी गई है। तो 14 ऐसी सीटें हैं जिस पर पुराने चेहरे हैं। नवादा को अगर छोड़ देते हैं तो विवेक ठाकुर यहाँ पर चुनावी मैदान में है जो राज्यसभा सांसद हैं और काफी बड़ा चेहरा है माने जाते हैं। वहीं 3 सीटों की अगर बात करें तो 3 सीटों पर बदलाव देखने को मिला है, चाहे वो सीट सासाराम की हो, मुजफ्फरपुर की सीट हो और बक्सर की सीट हो। और अविनाश और आनंद अमृतराज हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं और जिस तरीके से ये आश्वस्तता अब दिखाई जा रही है जो बीजेपी की कैंडिडेट है कि भरोसा जब जताया है बीजेपी नेतृत्व ने तो हम उसी हिम्मत के साथ, उसी मजबूती के साथ जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन पुराने चेहरों को, अधिकांश पुराने चेहरों को छोड़ा नहीं है बीजेपी ने। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब चुनावी समय में जब किसी पुराने सांसद या विधायक का टिकट कटता है तो काफ़ी हंगामा होता है और कई बार नाराजगी भारी पड़ जाती है पार्टी पे। इस बार जैसे कि आपने बताया, मिथिलेश जो हैं तिवारी जिन्हें बक्सर से टिकट दिया गया है, उसके अलावा शिवेश राम जिन्हें सासाराम से दिया गया है, विवेक ठाकुर जिन्हें नवादा से टिकट दिया गया है। तो ये वो नाम है जो युवा हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी आगे आने वाले भविष्य को देखकर भी अपनी रणनीति तय करती है। तो जिन लोगों का टिकट कटा गया है, छेदी पासवान हो या फिर अश्वनी चौबे, वो उनके एक उम्र भी हो गया है और उनके मुकाबले ये युवा हैं, तो पार्टी को एक यंगस्टर नेता भी मिलेगा और उनकी जीत अगर होती है तो पार्टी को उसका बड़ा फायदा भी मिलेगा। और इसी वजह से जेडीयू ने, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवारों को भी एक बार से रिपीट किया है, जिसमें राधा मोहन सिंह को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह का टिकट कटेगा रहेगा, लेकिन अंत में कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल होता जिसमें वो अपने इलाकों में अपने लोगों को संबोधित करने के दौरान रो भी पड़े थे। कई सारी चर्चाएं थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने अपने पुराने छत्रपों पे पूरा भरोसा जताया, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमने जिन सांसदों को टिकट दिया उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और उसी आधार पर उन्हें टिकट दिया गया। क्योंकि बीजेपी ने बार बार कहा है कि हम सांसदों के प्रदर्शन के आधार पे, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने कई बार बयान दिया है कि हम किसी भी सांसद का टिकट रिपीट करेंगे या काटेंगे, उसके पीछे उसका प्रदर्शन बहुत बड़ा आधार होगा। इस बार बीजेपी ने जिन्हें भी अपने रिपीट किया है अधिकांश उम्मीदवारों को साफ साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया और जिन्हें जो जिम्मेदारी दी उन्होंने अपने काम और
जो भी उन्हें काम मिला था पूरी ईमानदारी से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं उनके संसदीय क्षेत्र के लिए दिया उन्होंने बखूबी उसका पालन किया, उसे जमीन पर उतारा। तो साफ साफ है बीजेपी ने इस बहाने एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की है कि हमने जिन सांसदों को 5 साल पहले टिकट दिया था, क्षेत्र की जनता के सेवा में वो लगातार तत्पर है और उन्होंने अच्छा काम किया, जिसके बदौलत उन्हें इस बार टिकट रिपीट किया गया। और एक फैक्टर और भी होता है राहुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाला 2025 में, बीजेपी की निगाह बिहार में 2025 के चुनाव में एनडीए की निगाह भी है। तो एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि अपने तमाम सांसदों को रिपीट करके हम जो क्षेत्र में उनका साख बना हुआ है, जो कार्यकर्ता उनके साथ बना हुआ है, जो उन्होंने 5 साल मेहनत करके बिल्कुल इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर भी नजर है। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश से भी समझ लेने की कोशिश करते हैं कि जो इन 3 सीटों पर जो नाम दिए गए हैं, क्या समीकरण साधने की कोशिश हुई है बीजेपी की तरफ से, और इन सीटों की पृष्ठभूमि को देखते हुए कितना सफल बीजेपी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो 2 जो विधानसभा क्षेत्र है, पहला तो अगर हम चतरा की बात कर लें, कालीचरण सिंह वहां से हैं और वो भूमिहार समाज से आते हैं, तो वहां जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर हम वोट बैंक के लिहाज से बात करें तो ये समझ से परे है, क्योंकि इससे पहले सुनील सिंह थे, उनके जाति की संख्या वहां बहुत ज्यादा थी। उसके बनिस्पत अगर हम कालीचरण की बात करें तो जरूर कम है। जो सामने वाला जो गठबंधन है उसकी अगर हम बात करें और जिस तरह से वहां गोलबंदी की बात कही जा रही है, अगर हम भोक्ता समाज की बात कर लें, वहां सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो अपने आप को अभी से ही उम्मीदवार बता रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मार्जिन था, अगर चतरा की मार्जिन की बात कर लें, जो जीत का मार्जिन रहा है सुनील सिंह का, वो इतना ज्यादा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा उसे पाटना। धनबाद की भी अगर हम बात कर लें तो धनबाद से पीएन सिंह लगातार बड़े अंतर से जीतते रहे हैं। वहां से जब ढुल्लू महतो उतरे हैं तो ये बात सही है कि सिर्फ सवर्ण जाति के अलावे भी, अगर हम राजपूत की भी बात कर लें, इसके अलावे भी वहां महतो का जो है वो वोट है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अंतर थोड़ा सा रहा है। पहले से ही जो अगर हम बात करें तो वो अंतर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर इस बार भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात आपको जरूर है कि अगर हम झारखंड की बात कर लें तो 2 धनबाद और चतरा दोनों ही जगह से जो उम्मीदवार थे, यानी पीएन सिंह और सुनील सिंह, दोनों ही राजपूत थे और दोनों का ही टिकट कटा है। और इस वक्त अगर मैं जो देख पा रहा हूं, जितना मुझे याद है, यहां इस बार झारखंड में आपको एनडीए की तरफ से कोई राजपूत समाज से कोई उम्मीदवार नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि ये कितना प्रभाव करेगा, क्योंकि जो धनबाद का इलाका है वो प्रभावशाली इलाका रहा है। आप समरेश सिंह से लेकर जो नीरज सिंह जो चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और उनके अगर वोटों को अगर आप देख लें लोकसभा चुनाव के वक्त भी, तो उसी समाज के बूते वो चुनाव लड़ते रहे और अपनी धाक भी मजबूत करते रहे हैं। तो ये वहां बहुत ये देखना होगा कि अब गठबंधन की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अब गठबंधन की तरफ से ये संभावना ज्यादा बन जाती है कि वहां से कोई सवर्ण जाति का ही उम्मीदवार हो सकता है। जो दुमका सीट है, दुमका राहुल बहुत वहां समझने की भी जरूरत है। बीजेपी पिछले बार चुनाव वहां से जीती, वो सीट जेएमएम का अभय दुर्ग के रूप में भी देखा जाता रहा, शिबू सोरेन भी जीतते रहे। लेकिन जब बीजेपी ने वहां एंट्री कर ली है और अब अगर सीता सोरेन वहां से उम्मीदवार हो गई हैं, तो ये देखना होगा कि सीता सोरेन के बूते बीजेपी प्लस सीता सोरेन अगर कुछ वोट बैंक को हम लाने में सफल होते हैं, साधने में सफल होते हैं, तो वहां फिर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर फिर से कोई सामने से सोरेन परिवार का कोई अगर उम्मीदवार आता है, या फिर मैंने कहा कि एक और नाम जो है नलीन सोरेन, जो वहां स्थापित नेता है, पार्टी के पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। दुमका को लेकर के हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा हो रही थी, क्या ऐसी संभावनाएं भी कुछ नजर आ रही हैं क्या? क्योंकि जब सोरेन परिवार ही आपस में लड़ेगा तो मामला और दिलचस्प हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा आप कल्पना सोरेन का नाम अब भूल जाइए, क्योंकि कल्पना सोरेन का तय हो चुका है कि वो गांडे उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगी, वो लगातार वहां जा भी रही है, उनके कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अगर हम हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा करें, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर यह कहा जा रहा था कि दुमका सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वहां से जेएमएम के लिए वो सीट निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा, और मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि जब बड़ी भाभी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं तो क्या हेमंत सोरेन फिर आएंगे? अगर आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि वहां जो एक समीकरण बन रहा है हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद का, तो उसे ही
पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, उसे मात देने के लिए सीता सोरेन को उतारा गया है, क्योंकि अपने परिवार का, इस सोरेन परिवार का उस दुमका के इलाके में एक प्रभाव रहा है। अगर सोरेन परिवार से कोई चुनावी मैदान में नहीं होता है, जेएमएम की तरफ से कोई दूसरा होता है, तो इसका नुकसान जरूर जेएमएम को होगा और इसका फायदा सीता सोरेन को मिल सकता है। लेकिन यहां बताना जरूरी होगा कि सीता सोरेन खुद अपने बूते कितने वोट को ला पाती है, जोड़ पाती है बीजेपी के साथ, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीता सोरेन बहुत वोकल तरीके से संथाल की राजनीति में एक्टिव नहीं रही हैं। वो एक बहू के तौर पर जामा से वो चुनाव जो विधायक के तौर पर जीतते रही है, वहीं तक वो सीमित रही है। लेकिन ये इस बार ऐसा मौका होगा जब उन्हें ये साबित करना होगा कि उनके अंदर भी वो कैपेसिटी है जो सोरेन परिवार के अंदर देखना दूसरे लोग भी देखना चाहते हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं, अगर वो तेवर उस चुनावी मैदान में भी देखने को मिल जाए तो फिर बीजेपी को जरूर फायदा हो सकता है। चलिए, बिल्कुल अविनाश, आपके पास लौटेंगे। आनंद अमृतराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि युवाओं को भी जगह दी गई है, पुराने चेहरों पर तो भरोसा जताया ही गया है, लेकिन महिला कहीं नजर नहीं आ रही है। और चलिए आपके पास आएंगे, ढुल्लू महतो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढुल्लू महतो जी, आप पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, किस तरीके से आप इस नाम को, अपने नाम को इस लिस्ट में देख रहे हैं? देखिए, जिस आशा और विश्वास के साथ हमें पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस आशा और विश्वास के साथ पार्टी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है प्रभु श्री राम जी पे आशीर्वाद से, मैं इस क्षेत्र में जो अधूरा कार्य बाकी है, मैं हर कार्य को पूरा करने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। एक गरीब साधारण मजदूर किसान का बेटा को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई अमर बावरी जी, हमारे संगठन महामंत्री करमवीर जी और पार्टी के सभी नेताओं को मैं हार्दिक रूप से मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक गरीब साधारण परिवार के बच्चे को जो दी है। मैं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक उन्हें एक एक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और निष्ठापूर्वक सेवा करने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पीएन सिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको? जी जी, पूरा उनका आशीर्वाद, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं पीएन सिंह जी, और उनके चरणों तले हम लोग रहकर काम करेंगे, उनके दिशा निर्देश पर चलते हुए हम काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कह रहे हैं कि पीएन सिंह जिनका टिकट कटा, उनका भी साथ मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद जो है वो मिलेगा। अविनाश, आपसे ही समझ लेते हैं, ढुल्लू महतो तो कह रहे हैं कि पीएन सिंह का भी आशीर्वाद उनके साथ है, उनका साथ जो है इस बार चुनाव में भी मिलेगा। नहीं, देखिए, वो कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं, इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी है और यहाँ बीजेपी का मतलब संगठन, संगठन का मतलब कार्यकर्ता और कार्यकर्ता का मतलब जो ऊपर से आदेश आ जाता है उसे ही मानना होता है। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में सभी लोग जानते हैं कि महत्वाकांक्षा सबके अंदर होती है और जब अति महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तब इस तरह के बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब टिकट कटते हैं तब लोगों के विरोध भी सामने आते हैं। हालांकि मैं नहीं ये कह रहा हूं कि पीएन सिंह बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं, ये नहीं हो सकता जैसा कि ढुल्लू महतो भी कह रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो समीकरण है, जो मैं बार बार आपको जिस ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो धनबाद की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है और उसे अगर तोड़ना है, साधना है, तो सबको एकजुट रहना पड़ेगा। चाहे आप पीएन सिंह की बात कर लें, ढुल्लू महतो की बात कर लें या फिर राज सिन्हा की भी बात कर लें, जो इस टिकट की दौड़ में बहुत नजदीक जाकर रुके हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम वहां पर जुड़ रहे हैं, जो चाहे वो चंद्रशेखर जी की बात कर लें, शेखर अग्रवाल की बात कर लें, तो ये सारी चीजें जो है वो देखना होगा कि सब लोग एकजुट होकर किस तरह से धनबाद सीट को जीतते हैं। क्योंकि धनबाद हमेशा से आप रीता वर्मा के समय से अभी तक आप देख लीजिए, बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार ददई दुबे चुनाव जीतने में सफल रहे थे, वो भी मात्र 13 दिन के कैंपेन में। तो उसके अलावे और कोई अभी हाल के राजनीति में, हाल के वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उसमें कभी नहीं हुआ। तो रीता वर्मा से लेकर अभी तक पीएन सिंह तक की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के लिए वो सेफ सीट रहा है।
ढुल्लू महतो को ऐसे तमाम जो वहां के वरिष्ठ नेता हैं उनको साधने की कोशिश करनी होगी, उनके सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि ढुल्लू महतो का जो राजनीतिक करियर है, अगर आप देखें जो वहां से शुरुआत हुई है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के जरिए वो जुड़े हों और उसके बाद वो जेबीएम से आए हों, फिर बीजेपी में गए हों, अब उन्हें वहां से बागमारा से जब वो विधायक लगातार बने और इस बार जो मौका मिला है उन्हें सांसद के लिए, तो सबको एकजुट करके ही वहां बढ़ना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि अब गठबंधन को यह देखना होगा कि वहां से कौन किसको उम्मीदवार आप बना सकते हैं। ददई दुबे जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर हम अनूप सिंह की पत्नी की बात कर लें, अनुपमा सिंह, उनकी बात कर लें तो चलिए बिल्कुल अविनाश आपके पास आएंगे। आनंद आपके पास आते हैं। युवाओं को जगह देने की आप बात कर रहे थे और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि महिला को जगह नहीं मिली है, शिवहर की जो सीट थी वो जेडीयू के खाते में चली गई। देखिए बिल्कुल बीजेपी की इस लिस्ट में एक भी महिला का नहीं होना थोड़ा हैरान करता है, और खासकर तब जब बिहार में महिलाओं को लेकर जेडीयू, बीजेपी या फिर महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें उन्हीं चेहरों पर दाव लगाया गया है जो पहले से थे। और चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे और सारण से प्रत्याशी होंगे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, उनसे हम बातचीत करते हैं। जनार्दन जी, एक बार फिर से आप पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, किस तरीके से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आप पर फिर से भरोसा जताया है, महाराजगंज की जनता का कितना प्यार मिलेगा? हेलो जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप पर फिर से भरोसा बीजेपी नेतृत्व ने जताया है, महाराजगंज की जनता का भी कितना प्यार मिलेगा आपको? देखिए, महाराजगंज की जनता पहले से मन और मुंड बना करके थी, और सबको मोदी है तो मुमकिन है, वैसा ही यहाँ मोदी जी के उस हर काम को धरती तक और नीचे तक, जमीन तक उतारने का काम मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने किया हूँ, और इसलिए जनता को काफी हमें लगता है कि आशा भी थी। जनता की आशा को पार्टी ने पूरा किया है। फिर जनता अभी तैयार है, एक भारी बहुमत के अंतर से, भारी मार्जिन के अंतर से जनता फिर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल को भेजेगी। और मोदी जी का जो मिशन है इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, विश्वगुरु बनाने का, तो उसमें पूरा करने में महाराजगंज की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मोदी जी की यह मिशन पूरा हो, इसमें महाराजगंज की एक एक जनता उनके उस मिशन के साथ खड़ी है। महाराजगंज की जनता मोदी जी के प्रति समर्पित है। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। हेलो जी जी जी, नमस्कार। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कह रहे हैं कि महाराजगंज की जनता का आशीर्वाद जो है इनको मिलेगा और काम भी इन्होंने किया है। तो देखिए, बीजेपी नेतृत्व ने परफॉर्मेंस को भी देखा है कि आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का काम किया, और उस हिसाब से भी उन पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है, जिसमें महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी आते हैं। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, जिनको एक बार फिर से जगह मिली है इस चुनावी समर के लिए। और चलिए बिल्कुल देखिए, हमारे साथ आनंद अमृतराज और अविनाश दोनों जुड़े हुए हैं। आनंद, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लेते हैं कि जिस महिलाओं को लेकर के बातचीत कर रहे थे कि जगह नहीं मिली है। जी देखिए, बिल्कुल। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि जेडीयू ने आज जो लिस्ट जारी की थी उसमें 2 महिलाओं को उन्होंने दिया था टिकट। तो बीजेपी की लिस्ट को देख के थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसके अलावा मैं एक और भी आपको दिलचस्प जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ राहुल। अगर आप बीजेपी के पूरे लिस्ट को देखें, जैसे कि हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे थे कि वहाँ पे धनबाद के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पे राजपूत समाज से किसी को नहीं दिया गया, लेकिन अगर बिहार में आप आएंगे तो 5 राजपूतों को टिकट दिया गया है, जो 17 की लिस्ट में सबसे ज़्यादा। अगर मैं आपको उम्मीदवार के हिसाब से जाति के बारे में बताते जाऊँ तो हमारे दर्शकों के लिए भी ठीक रहेगा। संजय जायसवाल जी ने पश्चिम चंपारण से दिया गया, वो वैश्य समाज से आते हैं। राधा मोहन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। अशोक कुमार यादव जी ने मधुबनी से दिया गया है, वो यादव समाज से आते हैं। इसके अलावा अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को फिर से दिया गया है, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं।
गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा, जिनके बारे में चर्चा थी कि वहां से संजय झा को टिकट मिल सकता है जब एनडीए के साथ है, लेकिन जब वो राज्यसभा गया उसके जगह फिर गोपाल जी ठाकुर को फिर से किया गया। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। चलिए बिल्कुल, इसके पहले अजय निषाद थे। कई ऐसे राजपूत चेहरे जिन पर भरोसा जताया बीजेपी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और एक बार फिर से उस ड्रोन के जरिए भी हम आपको उन प्रत्याशियों के नाम दिखाते हैं जो अपने इस चुनावी मैदान में उतरेंगे अपनी मजबूती के साथ। और देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। तो देखिए 1-1 करोड़ नाम भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें राधा मोहन सिंह है, पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल का है। और इसके साथ साथ प्रदीप कुमार सिंह हैं जो अररिया से हैं। तो कई ऐसे राजपूत प्रत्याशी हैं जिनको जगह मिली है। महिलाओं की संख्या बिल्कुल जीरो है। और इसके साथ साथ गिरिराज सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। बेगूसराय सीट से वो चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले उन्होंने कन्हैया को हराया था 2019 में। रामकृपाल यादव पर एक बार फिर से भरोसा पाटलिपुत्र सीट पर जताया है बीजेपी ने। इसके साथ साथ मिथिलेश तिवारी जो बक्सर से चुनावी मैदान में होंगे, यहाँ पर टिकट अश्विनी चौबे का कट रहा है। इसके साथ साथ राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा क्षेत्र से, नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनावी मैदान में होंगे जो पुराने चेहरे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में होंगे, जिनसे हम बातचीत भी कर रहे थे और कह रहे थे कि महाराजगंज की जनता का हमें साथ मिलेगा। इसके साथ साथ और चेहरे देखिए, नवादा से विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद है और ये नवादा सीट जो है वो चिराग पासवान से हट करके अब बीजेपी के खाते में आई है, वो वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और चलिए बढ़ते आगे। तो बीजेपी ने बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही ढुल्लू महतो को टिकट मिलने की खबर उनके समर्थकों में मिली, खुशी की लहर दौड़ गई। ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी ने पार्टी को टिकट देने के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी ने जिस विश्वास के साथ हमें जिम्मेदारी दी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के नीति और सिद्धांत पर चलते हुए ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हमने करवाया, उस समय से लगातार समाज, गरीब, शोषित, धर्म के क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा हूं और उसी आशा विश्वास के साथ पार्टी का सेवा करने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के लोगों को सेवक के रूप में काम करेंगे और जो भी जन समस्या धनबाद का है, एक एक समस्या को निदान करने का हम प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हमारे पर और हमारे धनबाद क्षेत्र के प्रति रहे। धनबाद को हम अग्रसर आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नेता के सांसद पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और उनके नेतृत्व में देश आज चल रहा है। उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से कोई भी दुखी नहीं महसूस करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता लोग जिस तरह से इन पर विश्वास जता के आज इनको टिकट दिए हैं, इनके लिए मैं सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से ये सेवा करते आ रहे हैं, इसी तरह से पूरे धनबाद लोकसभा की सेवा करेंगे। और हम लोग राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक के तरह नहीं, हम लोग सेवा की भावना से जिस तरह से। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।